दर्शक अगर मैं ये कहूँ कि इस अलग को जगाने में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तो इसके तो 3 लोग थे और 3 लोगों में मेरे सम्मुख मेरे मार्गदर्शक मेरे पिता तुल्य आदरणीय भूपेंद्र सिंह रावत जी, एक हमारे कुंवर सिंह कटेजी जो दिवंगत हो चुके हैं, उनको भी नमन करता हूँ। इस कड़ी को कागज के रूप में कहें, मार्गदर्शन के रूप में कहें और समय समय पे जिन्होंने मुझे बहुत आधा अधूरा ज्ञान जो मेरे पास था उसको पूरा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आदरणीय अखबार की। हमारे मित्र जो इस समय शायद बीमारी से जूझ रहे हैं, कैप्टन सुखविंदर सिंह जी और बहुत प्रमुख आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी, नेगी जी, आदरणीय कमांडेंट साहब, इन सब लोगों ने मेरा हाथ पकड़कर जो मेरा सहयोग किया, मैं आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन धन्यवाद करता हूँ। साथ ही मेरे कर्मठ भाई रत्ना जी जो कि पहले भी अपनी लेखनी से हमारी मांगों को, हमारी बात को, हमारी समस्याओं को उजागर करते रहे। आज महसूस हुआ कि आदरणीय अनिल जी भी हमारे बीच में सोशल मीडिया में बहुत अच्छा कार्य करते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है कि यदि सोशल मीडिया से या समाचार पत्रों से इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे प्रिंट हो, यदि प्रचार प्रसार नहीं होगा तो संभवतः हमारी समस्याएं वहीं के वहीं सीमित हो जाती है। मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार बहुत अच्छे तरीके से रखे और रखने भी चाहिए। जहां हमें कई समस्याओं पर ज्ञान नहीं था, वो ज्ञान भी प्राप्त होता है और कार्य को आगे बढ़ाने के लिए क्या रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए, ये भी सब प्राप्त होता है। मैं सर्वप्रथम तो इस बात को आपको अवगत करा दूं कि हमने जब कार्य शुरू करे तो कई बार हमारी टांगे खींची गई, क्योंकि जब हमने कहीं पर भी धरना प्रदर्शन या कहीं हड़ताल या कोई कार्रवाई की तो कई लोगों ने उस पर मतलब यानी कि हमारे पदाधिकारी ना होने के बावजूद भी वो समझौता करने के लिए एक बार हम कोटद्वार नजीमाबाद हाईवे जो दिल्ली मेरठ हाईवे है उस पर बहुत देर तक हमारा काफी हजारों की संख्या में रोड सड़क जाम का कार्यक्रम चलता रहा, लेकिन हमारे बीच में कुछ लोग वो बीच में समझौता करने के लिए कोटद्वार प्रशासन से, नजीमाबाद प्रशासन से बिना हमारी सहमति के या बिना हमारे कार्यकारिणी की सहमति के उन्होंने जो है फैसला करवा दिया। ऐसे ही तहसील कोटद्वार में हमारे इधर भोजपुर के लोगों ने 2-4 लोग थे, वो आदरणीय पूर्व विधायक इंद्रदेव सिंह जी डॉक्टर साहब को लेकर वहाँ पर मैं, क्योंकि हमारे परिवार में एक चूड़ाकरण का कार्यक्रम था तो मुझे वहाँ जाना था दिल्ली, मैं वहाँ गया हुआ था तो उन्होंने उनको साथ जो हड़ताल पर हम लोग बैठे हुए थे, क्योंकि सिर्फ एक दिन का समय लेकर मैं गया था, वो उन्होंने उस हड़ताल को शुरुआ दिया। तो मेरा कहना तात्पर्य ये रहा, कहने का ये है कि पहले से कई लोगों ने हमारे इस कार्यक्रम को सफल नहीं होने दिया। उनकी मंशा क्या थी हम इस बात से स्पष्ट नहीं है अभी तक कि वो क्या चाहते थे, क्योंकि हमने बहुत संघर्ष किया था, बहुत दिन रात हम अपने घर बार छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने परिवार की ध्यान न करते हुए समाज की सेवा के लिए निरंतर आप सब लोगों के मार्गदर्शन, आपके आशीर्वाद से कार्य करते रहे और बहुत समय निकाला मैंने, क्योंकि मैं भी यहाँ लगभग पूरे गांव के चप्पे को हमने अपने कदमों से भी नापा है और कई रातें 2-2 बजे रात, 3-3 बजे रात तक हमने यहाँ भोजन हमें कई जगह पे कराया गया। इसके लिए मैं आपको कोटि बात करता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का रहा कि जब भी हमने कार्रवाई शुरू करी या कोई काम करते रहे तो उसमें भाई हमने पहले भी कहा कि आप सब लोग ये कमेटी के अंतर्गत आ जाए, वो बिल्कुल तैयार नहीं है, लेकिन जहाँ पर टांग खिंचाई का काम शुरू किया या जहाँ पर अवरोधन करने का काम शुरू किया तो वो उन्होंने निश्चित किया है। लेकिन इस सब चीज को, विरासत को मैं खत्म करते हुए, क्योंकि आदरणीय कैप्टन साहब मेरे दोनों रावत जी भी और नेगी जी भी और आदरणीय अखबार से मेरी बहुत, ऐसा नहीं है कि इन विगत 10 सालों में हमने किसी से बात नहीं की है, लगभग 2-4 महीने में हमारी इनसे वार्ता होती रहती थी कि भाई साहब इस बात कुछ बात नहीं, और जब तक हम लोग आप लोग मार्गदर्शक के रूप में रहेंगे तो कुछ ना कुछ उसका परिणाम जरूर मिलेगा। देखिए, कर्म अगर आप करते हैं उसका फल जरूर मिलता है। ये रीति रही है कि जब जब भी आंदोलन हुए हैं तो आप ये सोचें कि हमने आज आंदोलन किया, कल हमको उसका परिणाम मिल जाएगा, ये संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए विभिन्न प्रकार की आपको सैक्रिफाइस, बलिदान देने पड़ते हैं। हो सकता है कि हमारे जीवन के रूप में बलिदान हो, हमारी सजा के रूप में बलिदान हो, हमारे साथ क्रूरता की जाए, ये भी एक बलिदान हो, ये सब कई बातें उन पर आती है।
तो जहां तक मेरे से पूर्व प्रवक्ता मेरे जो वक्ता रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं, उन्होंने अपने अपने विचार रखे। मैं कहता हूँ कि उन्होंने कहा कि साहब हम उत्तराखंड राज्य में मिलेंगे तो पौड़ी बहुत दूर होगा। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं मित्र कि पौड़ी डीएम के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पौड़ी जो दुगड्डा ब्लॉक है, आदरणीय जिलाधिकारी पौड़ी या उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक सीधा सीधा उनको नोटिफिकेशन है कि आपको अपने कैंप कार्यालय में उनकी समस्याओं का निराकरण करना है। उसके लिए एक न्यायिक एसडीएम भी कोटद्वार में बैठा हुआ है, जो अधिकार, देखिए फाइनेंशियली तो अधिकार किसी दूसरे अधिकारी को नहीं दिया जा सकते, लेकिन जो ऑफिशियली जो कार्य होते हैं हमारे, वो उसको करने के लिए कोटद्वार के ही कैंप कार्यालय में उस कार्य को निपटाया जाता है। तो हमें पौड़ी जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत रेयर केस होते हैं जिसके लिए हमें पौड़ी जाना होगा। एक दूसरी बात है कि जब ये क्षेत्र उत्तराखंड राज्य में मिलेगा तो इसके लिए सरकार के द्वारा एक डिमार्केशन होगा कि भाई ये क्षेत्र को क्या रामनगर में मिलाया जा सकता है, क्या जसपुर विधानसभा में मिलाया जा सकता है, या कोटद्वार विधानसभा में मिलाया जा सकता है, या इस क्षेत्र को सारा मिलाकर एक अलग से विधानसभा बनाई जा सकती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज देश के अंदर जो है पुनर्गठन चल रहा है, तो हो सकता है कि हमारी भी एक छोटी सी, मतलब जहाँ 70-75 हजार की जनसंख्या हमारे विधानसभा होगी, तो हो सकता है कि हमारे ये क्षेत्र भी विधानसभा विधानसभा बन सकती है। ये गर्भ में छिपा हुआ विषय है। ये कल क्या होगा इसके विषय में न मैं स्पष्ट कर सकता हूँ, न स्पष्ट हो सकता है, ये बात का विषय है। लेकिन पहला विषय ये है कि हमें उत्तराखंड राज्य में क्यों मिलना है। पहली बात बता दूं कि सर्वप्रथम हम उत्तराखंड राज्य में होने के कारण लॉ एंड ऑर्डर से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। मैं अपने क्षेत्र में जहाँ पर रहता हूँ, बिल्कुल एक कदम पर हम उत्तराखंड में है, वारदात में ऊपर करो नीचे घुस जाओ, नीचे करो ऊपर घुस जाओ, नाजायज तरीके से हमें परेशान किया जा सकता है। रही बात इसकी कि आज हमें प्रशासनिक तौर पर उत्तराखंड जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं वहां से हमें लगभग 500-600 किलोमीटर दूर हमारी राजधानी है, जहां हमें उत्तराखंड राज्य में मिलाने से मात्र 100 किलोमीटर दूरी पर, 120-25 किलोमीटर दूरी पर जो है हमारा देहरादून की राजधानी, जहां लॉ एंड ऑर्डर के ध्यान में रखते हुए कानूनन तौर पर हो। हमारा हाईकोर्ट इलाहाबाद है, यहाँ से लगभग 1000 किलोमीटर है। वही हमारा इलाहाबाद नैनीताल हाईकोर्ट आपके लिए 80-90 किलोमीटर है, हमारे लिए 130-40 किलोमीटर। तो ये थोड़ी सी दूसरी बातें क्या है कि कुछ चीजें ऐसी होंगी कि जिस पर थोड़ा हमें परेशानियां जरूर होंगी। ऐसा नहीं है कि 100% वहां जाकर हमको सारा ही लाभ होगा, हानि नहीं हो सकती, हानि भी जरूर होगी। लेकिन ये बात जरूर है कि उत्तर प्रदेश में रहकर 90% हानि है, उत्तराखंड में रहकर 10% हानि होगी। इसके साथ साथ जहाँ अभी आपने कहा कि साहब मूल निवास की बात है, अभी आ रहा है उत्तराखंड प्रदेश में कि यदि आप उत्तराखंड प्रदेश में अस्थायी रूप से नहीं रहते, एक प्रस्ताव आ रहा, मूल निवास विषय और अस्थायी निवास में दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि अस्थायी निवास ये है कि आप वहां पर रहते हैं, मूल निवास ये है कि आपका मूल है यहाँ। मूल निवास तो वो आपको चाहे आप मुंबई कलकत्ता ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी चले जाएंगे, वहां आपको वो यहाँ के नाम से आपको मूल निवास है। मूल निवास को उन्होंने अब हथियार खत्म कर दिया है कि मूल निवास के आधार पर आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपको अस्थायी के आधार पर नौकरी मिलेगी। अस्थायी के आधार पर आपको इस पर जो सरकार के द्वारा कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है उसका लाभ प्राप्त होगा। तो अस्थायी होना बहुत जरूरी है। अस्थायी का मतलब यह है कि आप अपने घर में रह रहे हो। यदि आप अपने घर में रह रहे हैं तो आपको मूल निवास के आधार पर वो सुविधाएं नहीं दी जा सकती और न दी जाएंगी। ये विषय अब प्रस्तावना उत्तराखंड, इस पर हमने भी चर्चा की थी, हमने भी कहा था कि ऐसा होना चाहिए ताकि लोग जो है जो प्लान कर रहे हैं, कोई ना कोई उनके घर पर तो ताला खुला होगा। आज आप किसी भी गाँव में जाकर देखो, प्रकृति एक दूसरी आदमी, एक आदमी बेचारा अगर मर गया तो गया काम से, वो 15-20 दिन बाद पता चला कि बाघ रखा है, वो सड़ गया कि जल गया, क्योंकि वहां व्यवस्थाएं नहीं है, लोग जा रहे हैं। अब रही बात इसकी, जैसे भाई साहब ने कहा था अभी कि स्वास्थ्य की हमारी वहां भी है, वहां भी। देखिए जब हमारा ये क्षेत्र उत्तराखंड राज्य मिलेगा तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल तो यहाँ पर भी हो सकता है, क्योंकि सारी फर्टिलाइजर लैंड यहाँ पर उपलब्ध है, जगह बहुत है। उसके लिए हमें उत्तराखंड राज्य को पालने के लिए हमारे इस क्षेत्र को यदि उत्तराखंड राज्य मिलते तो उनको अखुंड अनाज प्राप्त होता है। हर प्रकार का अनाज, उनको चीनी हो, अनाज चाहे गेहूँ धान कुछ भी हो, सारा उनको प्राप्त होता है। एक चीज। दूसरी बात है कि आपने एक बात कही थी भाई साहब ने, जैसा भाई साहब ने कि भाई इंडस्ट्रियल एरिया की बात आप रोजगार के, जब रोजगार के लिए आपके पास कि आप फैक्ट्री लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे। कोटद्वार में इंडस्ट्रियल एरिया